नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे भारत समाचार के खास कार्यक्रम में जो आधारित है ब्यूरोक्रेसी और सरकार की तमाम चटपटी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जब नए अफसर आते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनकी एक हसरत होती है कि वो स्टेट कैपिटल में, राजधानी में डीएम बने। अब एक खुशखबरी ये है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जिलों के डीएम के पद खाली होने वाले हैं और निश्चित ही इन 5 जगहों पर नए जिला अधिकारी तैनात होंगे। इसमें राजधानी लखनऊ के डीएम भी हैं जिनको बदला जाएगा। यूपी के 5 बड़े जिलों के डीएम बदले जाएंगे, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद और वाराणसी, ये 5 जिले हैं जिनके डीएम बदले जाएंगे, क्योंकि अब ये 2009 बैच के अधिकारी प्रमोट हो रहे हैं। अब ये डीएम से कमिश्नर बनने की राह पर हैं। तो इन जगहों पर नए जिला अधिकारियों की तैनाती होगी। किसके भाग्य से किसकी किस्मत खुलेगी, इसके लिए अभी से जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। 2009 का जो बैच है ये 31 दिसंबर को प्रमोट हो जाएगा। 1 जनवरी से ये कमिश्नर रैंक में सचिव स्तर पर आ जाएगा, जिसके बाद राजधानी लखनऊ से लेके गाज़ियाबाद तक ये जिला अधिकारियों के पद बदल जाएंगे। कानपुर नगर के डीएम राकेश सिंह भी कमिश्नर बन जाएंगे। इसके अलावा बनारस के डीएम एस राजलिंगम ये भी कमिश्नर बन जाएंगे। गाज़ियाबाद के जो डीएम हैं इंद्र विक्रम सिंह, ये भी कमिश्नर बन जाएंगे। मथुरा के डीएम हैं शैलेंद्र कुमार सिंह और लखनऊ में डीएम हैं सूर्यपाल गंगवार, वो भी अब सचिव बन जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि यह अधिकारी अब अपनी नई भूमिका में जाएंगे और योगी सरकार इन 5 बड़े जिलों में नए अफसरों की तैनाती करेगी। वैसे प्रमोशन के बाद नई पोस्टिंग पर जाना एक स्वाभाविक काम है, लेकिन सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ के जिलाधिकारी के रूप में जिस सिंपल सिटी के रूप में काम किया, अभिषेक प्रकाश की बदनामी के बाद वो लखनऊ के डीएम बने थे। पिछले करीब 3 साल से वो डीएम हैं और लखनऊ में वो बिना विवाद के जिलाधिकारी पद पर रहे। कैवाल टाउन का डीएम होना हर अफसर की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है। 2009 का जब बैच सचिव बन जाएगा तो फिर 2010 और 11 का जो बैच है आईएएस अफसरों का, उन्हीं में से इन जिलों के लिए कलेक्टरों की खोजबीन शुरू होगी, क्योंकि वो सीनियरिटी में जिनको एक अनुभव होगा कई जिलों में रहने का, वो लोग आगे चलकर ये बड़े ज़िले संभाल सकते हैं। ये जो 5 लोग जा रहे हैं, इसमें से ये सब इतने ताकतवर हैं कि ये 5 के 5 कहीं आगे चल के किसी मंडल में कमिश्नर भी बन सकते हैं। राकेश सिंह तो आज तक जब से डीएम बने हैं एक भी दिन खाली नहीं रहे। योगी सरकार आने के बाद से आज 8 साल से वो लगातार डीएम हैं। मुरादाबाद में वो 4 साल रहे, गाज़ियाबाद रहे, अब कानपुर नगर में हैं। किस्मत हो तो भाई राकेश सिंह जैसी हो। ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मंडल आयुक्त बनेंगे, क्योंकि उनके सरकार में कनेक्शन बहुत मजबूत हैं। इसी तरह से विक्रम सिंह भी हैं, शैलेंद्र सिंह भी हैं। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार अपनी मेरिट से कमिश्नर बन सकते हैं, मंडलायुक्त बन सकते हैं। हो सकता है कि वो लखनऊ के ही नए कमिश्नर बना दिए जाएं। अब बात भाजपा और उनके एक सहयोगी दल की। मामला अपना दल का है। अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके हस्बैंड, उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अपना दल भाजपा को काफ़ी समय से सपोर्ट करता रहा है, लेकिन यूपी के साथ दिल्ली वाली मंत्री का तालमेल
लगता है कुछ गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि जो संवाद हो रहा है वो मीडिया के माध्यम से हो रहा है। अब चूंकि अनुप्रिया पटेल का मिर्ज़ापुर जिला अपना संसदीय क्षेत्र है, वहाँ वो आती रहती हैं। हालांकि यूपी सरकार के कामों में ज़्यादा उनका हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसकी वजह से कभी कभी उनकी पीड़ा बाहर आ जाती है। मामला एक लड़की के अपहरण का है मिर्ज़ापुर में, जिसकी एफआईआर न लिखे जाने पर, उसके परिवार वालों की पिटाई करने पर मंत्री अस्पताल पहुंची थी और जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार के जीरो टॉलरेंस पर काफ़ी नाराज़गी जताई है। उनकी नाराज़गी के चलते ही वहां पर फिर मुकदमे लिखे गए और एक क्षत्रिय समाज के लोगों पर बड़े पैमाने पर मुकदमे लिखे गए। पुलिस ने दबाव में मुकदमा लिखा या जो असली में दोषी थे उन पर लिखा, यह स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन मंत्री की नाराजगी के बाद पुलिस दबाव में जरूर आई। पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने कैमरे के सामने सवाल खड़ा किया, कोई हिचक नहीं दिखाई। उनकी नाराजगी एकदम खुलकर बोल रही थी और इससे साफ हुआ कि वो जिले में अफसरों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। लेकिन ये भी साफ हुआ कि उनका जो मामला है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनके मन में है, वो प्रदेश सरकार से भी है और लोकसभा चुनाव की कसक भी है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अनुप्रिया पटेल के एक बयान से राजा भैया काफ़ी नाराज हो गए थे और क्षत्रिय समाज के वोटों में काफ़ी उबाल आ गया था। उसके बाद से अनुप्रिया पटेल को बैकफुट पर जाना पड़ा, आशीष पटेल को भी बीच में आकर बीच बचाव करना पड़ा। वो तनातनी, वो कसक लगातार जारी है और अनुप्रिया पटेल भी बड़ी मुश्किल से फिर मिर्ज़ापुर में लोकसभा का चुनाव जीत पाई। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके एक व्यंग्य किया बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर। तो ये जताता है कि अभी लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिलने का जो कसक है वो उनके मन में है और ऐसा वो मानती हैं कि इसके पीछे राजा भैया की जो नाराज़गी थी, जो उनका विवाद हुआ, उसको एक बहुत बड़ा कारण है, क्षत्रियों ने उनका साथ नहीं दिया। और इसी नाराज़गी का प्रकटीकरण अब इस वीडियो में हुआ जो मिर्ज़ापुर में देखने को मिला। वो कहती हैं कि गुंडागर्दी खुलेआम है और पुलिस जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तमाम हंगामे हो रहे हैं लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति को उन्होंने बुरे हालात में बताया है। तो साफ है कि ये खाली केंद्रीय मंत्री का बयान खाली एक व्यक्ति के तक, जिले तक सीमित नहीं रहता है। ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भी जोड़कर देखा जाता है। राजा भैया का प्रकरण समाप्त तो हो गया है, लेकिन उसके पीछे कहा जाए घाव भर गया, दाग छोड़ गया, वही वाली स्थिति है। और यही वजह है कि मझवा का जो उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी घिसट कर जीत पाई, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की नाराज़गी ये संकेत दे गई कि भाजपा और अपना दल के बीच तालमेल अच्छा नहीं है और उनके जो कार्यकर्ता थे वो शायद शिथिल पड़ गए, वो बीजेपी के साथ खुलकर नहीं गए। उसका नतीजा इस उपचुनाव में देख सकते हैं। वैसे तालमेल से पहले भी अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण को लेकर योगी सरकार में कुछ सवाल पूछे थे। तालमेल कई बार बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है। हर आदमी अपने हिसाब से सियासत खेलता है, लेकिन ये बात साफ है कि प्रतापगढ़ में अनुप्रिया पटेल ने अगर राजा भैया के खिलाफ बयान ना दिया होता तो शायद उनको इतना डैमेज ना होता और आज ये सब स्थितियों का शायद उनको सामना ना करना पड़ता। तो कहने को तो दोनों ने हाथ मिला रखे हैं, लेकिन दिल शायद पूरी तरह नहीं मिले हैं, या मिले थे फिर बीच में कुछ खटास आ गई है। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व ही जाने, लेकिन ये जरूर है कि अनुप्रिया पटेल केंद्र मंत्री हैं और उनके हस्बैंड यूपी सरकार में मंत्री हैं, जिसके जीरो टॉलरेंस से वो नाराज हैं। अब बात एक ऐसी खबर की
पुलिस के उन बहुत बड़े बड़े अफसरों की, सरकार की उस बहुत बड़ी इच्छा की और कहा जाए उपलब्धि की, जिसने प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बनवाया था। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है या वो अपने उद्देश्य में फेल साबित हो रहा है? क्योंकि सरकार हर महीने कानून व्यवस्था की जो समीक्षा करती है, जो सीएम डैशबोर्ड पर होती है, उसमें पुलिस कमिश्नरेट फिसड्डी जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी सूचना से रूबरू कराएंगे जिसमें एसपी वाले जो जिले हैं वो कमिश्नरेट से बाजी मार ले गए हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं। पूरे प्रदेश में जो 7 कमिश्नरेट बनाए गए उसमें सिर्फ एक नोएडा को छोड़ दिया जाए, बाकी 6 कमिश्नरेट फिसड्डी साबित हो रहे हैं। नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह लगातार सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 पर बनी हुई हैं। सरकार ने जो अक्टूबर महीने के आंकड़े जारी किए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जो ताज़ा रैंकिंग जारी हुई है, उसमें कमिश्नरेट में सारे जिले फेल हैं, सिर्फ नोएडा को छोड़कर। लखनऊ की हालत भी बहुत ख़राब है, जबकि जो एसपी के नेतृत्व वाले ज़िले हैं, जिसमें खास तौर से रामपुर, हमीरपुर, इन दोनों ने प्रदेश में टॉप किया है। तो ये बहुत विचार वाली बात है कि विद्यासागर मिश्रा और दीक्षा शर्मा जो हमीरपुर की एसपी हैं, इन दोनों लोगों ने पुलिस की कानून व्यवस्था के मामले में इनका जिला नंबर 1 पर आया है और तीसरे नंबर पर नोएडा कमिश्नरेट है। फर्स्ट पर है रामपुर, विद्यासागर मिश्रा, सेकंड पर हमीरपुर, दीक्षा शर्मा और तीसरे पर नोएडा कमिश्नरेट लक्ष्मी सिंह। इसके बाद 75 जिलों में लखनऊ का जो स्थान है वो 50वां है। तो आप ये देखिए कि अमरेंद्र सिंह सेंगर जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं, एडीजी स्तर के अफसर हैं, स्टेट कैपिटल की राजधानी का वो जिला है, उनके नेतृत्व में लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस 50वें नंबर पर खड़ी है 75 जिलों में। तो राजधानी का जो ये सब कमिश्नरेट सिस्टम है, आप इसको धड़ाम भी कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि वो सबसे खराब है स्थिति में पहुंच गया है। जब पुलिस में बात आती है भ्रष्टाचार खत्म करने की, कार्यशैली सुधारने की, शिकायतों के निस्तारण की, तो ये छोटे छोटे जिले बड़े बड़े पुलिस कप्तानों को, कमिश्नरों को, एडीजीज को मात कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या है? इन अफसरों के यहाँ शिकायतों में गिरावट कैसे दर्ज की गई है? कैसे ये जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं? लखनऊ जैसे जिले की जो पुलिस की रैंकिंग है वो खराब होना ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि लखनऊ की कानून व्यवस्था से जो छवि बनती है उसी से पूरे प्रदेश का मूल्यांकन होता है, और उसी की रैंकिंग अगर खराब हो जाए तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को खराब दृष्टिकोण से देखा जाएगा। लखनऊ तो छोड़ दीजिए, 75 में जो सबसे नीचे जिला आया है उसमें बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला, ये इनका जिला सबसे फिसड्डी है, सबसे नीचे गया है वृंदा शुक्ला का जिला। पीलीभीत के एसपी हैं अविनाश पांडे, प्रयागराज के कमिश्नर हैं तरुण गाबा। ये 3 जिले जो हैं ये योगी सरकार की समीक्षा में सबसे नीचे पाए गए हैं। जो जिले एसपी वाले हैं वो कैसे अच्छा काम कर ले रहे हैं, इस पर मंथन होना चाहिए और सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। लक्ष्मी सिंह लगातार अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए हैं और उनके काम की जो चर्चा है वो अक्सर लखनऊ तक दिखाई पड़ती है, गूंजती रहती है। पूरे यूपी के पुलिस कमिश्नरेट में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी के काम की अब तक हुई है तो वो लक्ष्मी सिंह की हुई है। तो वो एक सफल कमिश्नर के तौर पर उत्तर प्रदेश में रैंकिंग में नंबर 1 पर लगातार बनी हुई हैं। दीक्षा शर्मा पहला जिला है एसपी के रूप में, विद्यासागर मिश्रा का रामपुर पहला जिला है एसपी के रूप में,
लेकिन इन लोगों ने योगी सरकार की छवि को चमकाने में कोई कसर नहीं रखी है। अनुभव भले नया हो, चार्ज भले नया हो, लेकिन उन्होंने जता दिया कि वो भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, सरकार की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। जनमानस के लिए जो सरकार की इच्छा है कि पुलिस गरीबों की मदद करे, लोगों को इंसाफ दिलाए, उसमें रामपुर के एसपी और हमीरपुर की एसपी ये दोनों और नोएडा की पुलिस कमिश्नर कामयाब अफसरों में हैं। सरकार ने इनके काम की सराहना की है। अब बात एक बहुत रोचक खबर की, ब्यूरोक्रेसी की खबर की और बहुत सीनियर आईएएस अफसरों की, क्योंकि हमारे यहाँ ये चर्चा होती है कि एसीएस और प्रमुख सचिव के लेवल पर अफसर बहुत कम हैं, ऐसे में एक एक अफसर को 3-3, 4-4 चार्ज देना पड़ता है। लेकिन आप इस दूसरे पहलू की तरफ जब देखेंगे तो यूपी में सीनियर आईएएस अफसरों की बहुत बेकदरी का दौर भी इन दिनों चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि आईएएस में एसीएस और प्रमुख सचिव लेवल पर बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो बेहद मायूस हैं, जिनको सरकार ने किनारे लगा दिया है और जो अपने कैरियर के एकदम ढलान पर हैं। कहते हैं कि जैसे आम पक गया है, रिटायरमेंट के करीब हैं, कोई 1 महीने में निपट जाएगा, कोई 5 महीने में, कोई 7 महीने में निपट जाएगा, यानी कि रिटायर हो जाएगा, चला जाएगा। जब से मनोज कुमार सिंह जो 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं, उनको सरकार ने वन और पर्यावरण विभाग से हटाया, तब से ये फेहरिस्त थोड़ी सी लंबी हो गई। एक बार ये फिर माहौल बना कि आखिर सीनियर आईएएस अफसरों को रिटायरमेंट के 51 दिन पहले हटा दिया गया, वेटिंग में डाल दिया गया, और पहले से एक लंबी पिछवाड़े फौज लगी हुई है, उसका भी कोई पुरसा हाल नहीं है। तो ये कमी को किस तरह से पूरा किया जा रहा है कि एक आदमी को 5 विभाग और एक आदमी को घर बैठा दो। मनोज कुमार सिंह को हटाए जाने पर इस चर्चा इसलिए आई कि उनके पहले 1991 बैच के एसीएस हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह को सरकार ने पिछले 3-4 महीने से वेटिंग में डाल रखा है। मामला यह था कि कारागार विभाग के एक मामले में ऊपर वालों की गलती का खामियाजा राजेश सिंह को भोगना पड़ा। वो कारागार और सहकारिता विभाग से हटा दिए गए थे, उनके खिलाफ जांच बैठी थी, जांच के बाद उनको क्लीन चिट मिल गई, सरकार का वो मामला भी समाप्त हो गया। लेकिन राजेश कुमार सिंह को नई तैनाती नहीं मिली, यानी कि उनकी फिर से वापसी नहीं हो पाई। ऊपर से मनोज सिंह आगे बैठा दिए गए। राजेश कुमार सिंह के नीचे भी और लोग बैठे हुए हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं। उनके जीवन की शाम अब अंधेरी हो चली है। जितेंद्र कुमार को आप लोग जानते होंगे, 1990 बैच के हैं, एसीएस हैं। सुधीर एम बोबड़े भी उन्हीं के बैच के हैं, वो भी एसीएस स्तर के अफसर हैं। अब जितेंद्र कुमार की नौकरी कुल 7 महीना बची, 6 साल से किनारे हैं। सुधीर बोबड़े की नौकरी 9 महीना बची है, सितंबर 25 में रिटायर हो जाएंगे, वो जून में रिटायर हो जाएंगे। तो ये अंतिम काल अंधेरे में बीत गया, बड़ी घुट घुट के बीता और कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उस कगार पर अब ये लोग आ गए हैं। ये 4 नाम हुए। 5वां 1996 बैच के सुभाष चंद्र शर्मा है, ताज़ा वो भी शिकार हैं। हालांकि 1.5-2 साल हो गया है, अब आगे उम्मीद नहीं दिखती है कि सरकार उनका कहीं कोई इस्तेमाल करेगी। उनको पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ऐसा है कि जहाँ ज़्यादा काम करने को नहीं है, विभाग है, पड़े रहो, आगे धीरे धीरे 2-4 साल और कटेगा, फिर रिटायरमेंट के करीब पहुँच जाओगे। इसी तरह का मामला 1998 बैच के आईएएस अफसर हैं पंधारी यादव का भी है। अब चूंकि पंधारी यादव अखिलेश यादव की सरकार में सचिव रहे, इसलिए सरकार ने उनको 8 साल से किनारे लगा रखा था। सीनियर हुए तो सरकार ने कहा अच्छा चलो साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में डाल दिया जाए, जहां पर ज़्यादा कोई काम वाम नहीं है, लेकिन यह भी ना आरोप लगे कि नाम के आगे यादव लगा है तो उनकी उपेक्षा हो रही है। ये सीनियर अफसरों को
उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वो उनसे कोई न मिलना पसंद करता है, न उनकी कोई फरियाद सुनता है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब वो पूरे प्रदेश की फरियाद सुनते थे, लेकिन नौकरी के इस आखिरी वक्त में आकर वो दूसरे कल्याण क्या करें, अपने ही कल्याण की मेहरबानी की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे ऊपर ही कुछ शायद मेहरबानी हो जाए। पंधारी यादव एक सज्जन छवि के अफसर की उनकी छवि है। वो शालीन भी हैं, लेकिन 8 साल से साइड पोस्टिंग में हैं। साइंस टेक्नोलॉजी महकमे में कुछ नहीं रखा है प्रमुख सचिव के लिए, एक आध फाइल भी नहीं आती होगी। तो ब्यूरोक्रेसी में जो कहते हैं कि हमारे पास कमी है, और इस अफसरों के साथ इस तरह की स्थिति के इन दोनों अंतर को आप समझिए कि हमको जो पसंद है उनको हम 5 चार्ज भी देंगे। कमी नहीं है, कमी इच्छा शक्ति की है, पिक एंड चूज की है, पसंद और नापसंद की है। तो बात इतनी सी है कि बहाना बनाकर लोगों को किनारे लगाते रहो। चूंकि अफसरों में जिस तरह से आपस में कंपटीशन होता है, कोई किसी के लिए पैरवी वैरवी नहीं करता, हर आदमी अपनी कुर्सी बचाता है। तो मनोज सिंह, राजेश कुमार सिंह या जितेंद्र कुमार या बोबड़े या चाहे पंधारी यादव या सुभाष चंद्र शर्मा, अगर इनके किस्मत में होगा कभी दरवाज़ा खुलना तो खुल जाएगा, कोई इनकी पैरवी करके खुलाएगा, इसकी उम्मीद करना बेमानी है। चलिए, अब हम पावर सेंटर के आखिर में आ चुके हैं। जाते जाते आपको मुनव्वर राना साहब के कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। मुनव्वर राना सामाजिक व्यवस्था पर बहुत साफ और स्पष्ट लिखते हैं। ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन हालात पहले क्या थे, आज क्या हुए, कितना बदलाव आया, जो बड़े थे वो कितने छोटे हो गए, उन सब चीज़ों को इन लाइनों में आप समझने की कोशिश करिएगा। तो सुनिएगा कि कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। और खा के वतन देख तो ले आँख उठाकर, रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं। और क्या दाम लगेंगे मोहब्बत के हमको नहीं मालूम, इस चीज़ को हम पहले पहल बेच रहे हैं। नमस्कार।